नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के अगले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण। टॉपिक का क्या नाम है? एंजाइम उत्प्रेरण। ये वीडियो पृष्ठ रसायन का लेक्चर नंबर 3 है। तो इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने पूरे करवा दिए हैं, तो पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिएगा यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरण। तो सबसे पहली बात, एंजाइम क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। वे जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? वे जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। यानी एंजाइम जो होते हैं वो जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं और सजीवों के शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरण क्या कहलाता है? एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। एंजाइम अणुओं का व्यास 10 से 100 नैनोमीटर होता है। ये पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंजाइम जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। एंजाइम अणुओं का व्यास कितना होता है? 10 से 100 नैनोमीटर का। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के उदाहरणों की। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज, जिसे शर्करा भी कहा जाता है, का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 होता है। जब सुक्रोज की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, जिसको हम जैव अणु वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सुक्रोज का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11। इसकी अभिक्रिया करवाई जल के साथ तो एक ग्लूकोज का अणु बनता है और एक फ्रक्टोज का बनता है। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। यहाँ पे देखिएगा 12 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो ग्लूकोज के पास आ गए और 6 कार्बन किसके पास आ गए? फ्रक्टोज के पास। हाइड्रोजन कितने थे? 22 और 2 जल से प्राप्त हो गए। टोटल कितने हो गए? 24। 24 में से 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज के पास आ गए और 12 हाइड्रोजन फ्रक्टोज के पास आ गए। ऑक्सीजन कितने थे? 11 और 1 ऑक्सीजन जल के द्वारा आया। टोटल ऑक्सीजन हो गई 12। 12 में से 6 तो ग्लूकोज के पास और 6 फ्रक्टोज के पास आ गए। तो ध्यान रखिएगा, सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इन्वर्टेज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन्वर्टेज में न आ रहा है और सुक्रोज जो होता है वो चीनी का सूत्र होता है। यानी सुक्रोज को चीनी भी कहा जाता है साधारण भाषा में। तो चीनी का न
और इन्वर्टेज का न। तो ये आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? इन्वर्टेज। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, यानी माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित कौन सा एंजाइम करता है? माल्टेज एंजाइम। तो माल्टोज से माल्टेज, याद रखने का तरीका है माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है? माल्टेज। माल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, सुक्रोज के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर होता है वो अपन जैव अणु वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप याद रख लीजिएगा कि दोनों के फॉर्मूलाज सेम हैं, लेकिन अंतर क्या है वो हम चैप्टर नंबर 15 में स्टडी करेंगे। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, और जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज की 2 इकाइयों के जुड़ने से बनता है। तो बताइएगा माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है? माल्टेज। तो बताइएगा माल्टोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 प्लस H2O से 2 अणु किसके बन जाएंगे? ग्लूकोज के 2 अणु ग्लूकोज के बन जाएंगे 2C6H12O6। तीसरा एग्जाम्पल है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का अमोनिया व CO2 में परिवर्तन। यूरिया का अमोनिया व CO2 में परिवर्तन किस एंजाइम यूरिया का अमोनिया व CO2 में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? यूरिएज। तो यूरिया से यूरिएज याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यूरिया का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं NH2CO NH2 प्लस H2O। एंजाइम कौन सा? यूरिएज। 2 अणु अमोनिया के बन जाएंगे और 1 अणु किसका बन जाएगा? CO2 का। चौथा एग्जाम्पल है खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल व CO2 में परिवर्तन। यहाँ पे का और लगा लीजिएगा आप जब नोट्स बनाएं, का लिखा हुआ नहीं है। खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल व CO2 में परिवर्तन। तो बताइएगा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल व CO2 में परिवर्तित करने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? जाइमेज। ये देखो C6H12O6 इज इक्वल टू 2C2H5OH प्लस 2CO2। कौन सा एंजाइम है बताओ? जाइमेज। तो याद रखने का तरीका ये है, देखिएगा इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल बनता है और एथिल अल्कोहल को हम कहते हैं शराब। एथिल अल्कोहल किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? किसका केमिकल नेम होता है? शराब का। और शराब को फिल्मों में क्या कहा जाता है? जाम। और जाम से आपको याद आएगा जाइमेज। तो बताइएगा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल यानी शराब में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? जाइमेज। पांचवा एग्जाम्पल है अमाशय में पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पेप्टाइड में परिवर्तन। अमाशय में जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में बदलने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताओ? पेप्सिन। और प्रोटीन का पाचन किस में हो रहा है? पेप्टाइड में। प्रोटीन का पाचन किस में हो रहा है बताओ? पेप्टाइड में। छठा एग्जाम्पल है आंत्र में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन। आंत्र में ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन।
आंत्र जो होती है उसमें जो प्रोटीन होता है उसका पाचन एमिनो अम्ल में होता है, और ये कार्य किस एंजाइम के द्वारा संपन्न होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। 7वां एग्जाम्पल है दूध का दही में लैक्टिक बेसिलाई द्वारा परिवर्तन। दूध को दही में बदलने का काम किस एंजाइम के द्वारा होता है, या दूध को दही में बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है या जो अभिक्रिया होती है उसको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम है लैक्टिक बेसिलाई। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, लैक्टिक बेसिलाई। 8वां एग्जाम्पल है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? डायस्टेज। स्टार्च का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यह एक बहुलक होता है जिसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 15 में स्टडी करेंगे। C6H10O5 का होल N के 2 अणु प्लस H2O से बन जाएगा C12H22O11। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन या स्टार्च का पाचन हम बोल सकते हैं किसके द्वारा होता है? डायस्टेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण। एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण क्या क्या हैं? नंबर 1 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सर्वोत्तम दक्षता। एंजाइम सबसे प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो सबसे प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में 10 लाख गुना तक वृद्धि कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कितने लाख गुना तक बढ़ा देते हैं? 10 लाख गुना तक। यह पाया गया है कि अभिकारक के लगभग 10 लाख अणुओं को एक एंजाइम का अणु 1 मिनट में उत्पाद में बदल देता है। क्या पाया गया है कि अभिकारक के लगभग 10 लाख अणुओं को एक एंजाइम द्वारा या एक एंजाइम का अणु 1 मिनट में किस में बदल देता है? उत्पाद में बदल देता है। दूसरा गुण है एंजाइमों का उच्च विशिष्ट प्रकृति। एंजाइमों की प्रकृति विशिष्ट होती है, अर्थात किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम ही प्रयुक्त होता है। एंजाइमों की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है। इसका मतलब है किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम ही प्रयुक्त होता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था। ये देखिएगा, जैसे दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम का क्या नाम है? लैक्टिक बेसिलाई। यानी दूध को दही में बदलने के लिए इस विशिष्ट अभिक्रिया के लिए इस विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एंजाइम जिसे डायस्टेज इस कार्य को संपन्न कर देगा या स्टार्च का पाचन लैक्टिक बेसिलाई संपन्न कर देगा, ऐसा नहीं है। एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम की क्या होती है आवश्यकता? जैसे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेज एंजाइम ये काम कर देगा। तो एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, एंजाइमों की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है, उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है। तीसरा गुण है इष्टतम ताप यानी अनुकूलतम ताप। एंजाइमों की सक्रियता ताप पर निर्भर करती है। एंजाइमों की सक्रियता किस पर निर्भर करती है? ताप पर। ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, और उस ताप को क्या कहा जाता है? इष्टतम ताप या अनुकूलतम ताप कहा जाता है। तो मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एंजाइमों के लिए इष्टतम ताप का मान बताइए, तो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। चौथा गुण है इष्टतम पीएच। उत्प्रेरक की सक्रियता पीएच पर भी निर्भर करती है। उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है वो पीएच पर भी निर्भर करती है। एक निश्चित पीएच पर इनकी
सक्रियता सर्वाधिक होती है, जिसे इष्टतम पीएच कहा जाता है। तो वह पीएच या वह निश्चित पीएच जिस पर एंजाइमों की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है क्या कहलाती है? इष्टतम पीएच, और इसका मान 6 से 8 के मध्य होता है। मानव शरीर में इष्टतम पीएच 7.4 होती है। तो इष्टतम ताप तो है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस, इष्टतम पीएच है 6 से 8, और मानव शरीर में इष्टतम पीएच कितनी है? 7.4। पांचवा कारक जो एंजाइम उत्प्रेरण को प्रभावित करता है वो है सक्रिय कारक या सह एंजाइम। सक्रिय कारक या सह एंजाइम कुछ पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन, धातु आयन, कुछ पदार्थ जैसे विटामिन, प्रोटीन, धातु आयन, कॉपर +2, निकल +2 आदि की उपस्थिति में एंजाइमों की सक्रियता में क्या हो जाती है? वृद्धि। इन पदार्थों को सक्रिय कारक या सह एंजाइम कहा जाता है। तो सक्रिय कारक या सह एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, धातु आयन, कॉपर +2, निकल +2, इन पदार्थों को सक्रिय कारक या सह एंजाइम कहा जाता है। छठा कारक है संदमक या विष। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में एंजाइमों की सक्रियता घट जाती है, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में एंजाइमों की सक्रियता घट जाती है संदमक या विष कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो बताइएगा संदमक या विष क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में एंजाइमों की सक्रियता क्या होती है? घट जाती है, संदमक या विष कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है जियोलाइट। जियोलाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। ये अति सूक्ष्म छिद्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। जियोलाइट क्या होते हैं? अति सूक्ष्म छिद्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। आपसे पूछ ले कोई कि जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट अति सूक्ष्म छिद्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi ढांचा बनाते हैं। तो जियोलाइट में क्या होता है? कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर क्या बनाते हैं? AlOSi ढांचा बनाते हैं। एग्जाम्पल है Na2Al2Si2OH.XH2। ये एग्जाम्पल जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। Na2Al2Si2OH.XH2। जियोलाइट के छिद्रों का आकार 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर होता है। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। जियोलाइट क्या होते हैं? अति सूक्ष्म छिद्र युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्युमिनियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi ढांचा बनाते हैं। एग्जाम्पल है Na2Al2Si2OH.XH2। और इनके छिद्रों का आकार कितना होता है? 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर। जियोलाइट छिद्र युक्त होते हैं व इन छिद्रों के द्वारा कुछ निश्चित आकार के कणों का क्या किया जाता है? अधिशोषण। अतः जियोलाइट को आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जियोलाइट जो होते हैं वो छिद्र युक्त होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा कुछ निश्चित आकार के कणों का क्या किया जाता है? अधिशोषण। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक। जियोलाइट में होने वाली अभिक्रियाएं जियोलाइट के छिद्रों के आकार पर निर्भर करती है। जियोलाइट के उपयोग। नंबर 1, ZSM-5 नामक जियोलाइट अल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि अल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, अल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में बदलने वाले जियोलाइट का उदाहरण लिखो। ZSM-5। और सोडियम जियोलाइट जो होता है वो कठोर जल को मृदु जल में बदलने में प्रयुक्त होता है। कठोर जल को मृदु जल में बदलने वाले जियोलाइट का एग्जाम्पल है सोडियम जियोलाइट। और अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने वाले जियोलाइट का एग्जाम्पल है ZSM-5। तो ये हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए। नंबर 1 एंजाइम और नंबर 2 जियोलाइट। अगली क्लास में हम कोलाइट पढ़ेंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।